नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। देश को एक नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। दरअसल एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के नवे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी है। अभी राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना आना बाकी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के मुताबिक राज्य सरकार ही एनटीसीए की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार को रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को भी 8वें टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई करना है, जबकि एनटीसीए की तरफ से इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर बहुत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। दावा है कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नजदीक माइनिंग के चलते इसे टाइगर रिजर्व बनने से रोका जा रहा है। देखिए, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए यह फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(L) के तहत एनटीसीए का गठन किया गया है। इस तरह एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है। आपको बता दें, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में है। 1958 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यह पार्क झील, घास के मैदान और वन इकोसिस्टम के साथ बहुत ही यूनिक है। इस पार्क के दक्षिणी हिस्से में सांख्य सागर और माधव सागर 2 झीलें मौजूद हैं, जो जलीय जैव विविधता और स्थलीय प्रजातियों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। सांख्य सागर को 2022 से रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। मड़ीखेड़ा डैम पार्क के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 484 मीटर ऊंचाई पर एक शानदार जॉर्ज कैसल महल बनवाया गया है। इसे बनवाने की एक कहानी है। 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान ग्वालियर की रॉयल फैमिली के जीवाजी राव सिंधिया ने उनके ठहरने के लिए अपने इस शिकारगाह में महल बनवाया था। हालांकि राजा ने जॉर्ज पंचम के वहां पहुंचने से पहले ही बाघ को गोली मार दी थी और इसके बाद वो जॉर्ज कैसल में नहीं रुके थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, वीरांगना दुर्गावती, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एक बार फिर यूएसए की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है और जनवरी 2025 में ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर काबिज भी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। अब हाल ही में उनका बयान ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर आया है। दरअसल दुनिया में स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नाम से एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। यूएसए ही इसका कर्ता धर्ता है। 2012 में यूएसए ने इस सिस्टम से ईरान को और 2022 में रूस को बाहर कर दिया था। वैश्विक स्तर पर भी यूएसए डॉलर का डोमिनेंस जगजाहिर है। कई सारे प्रयासों के बावजूद रिजर्व करेंसी में यूएसए डॉलर का मुकाबला अभी तक कोई करेंसी नहीं कर पाई है। इन सब के चलते दुनिया भर के देश अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर और यूएसए के नेतृत्व वाले स्विफ्ट से कम करना चाहते थे। आपको बता दें, स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस मुहैया कराती है। इसका मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच लेन देन के मैसेज भेजना है जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। यह संस्था सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि मिडिलमैन की भूमिका में ट्रांजैक्शन की सूचनाओं को वेरीफाई करती है। स्विफ्ट प्रत्येक देश यानी सदस्य देश को एक विशिष्ट आईडी कोड BIC नंबर प्रदान करने का काम करता है। स्विफ्ट को सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका दोस्त एलॉन मस्क यूएसए में रहता है और आप उसे पार्टी करने के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, लेकिन आपका और एलॉन का बैंक अलग अलग है। दोनों बैंक्स का आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ऐसे में स्विफ्ट की भूमिका एक डाकिये जैसी होती है। डाकिया क्या करता है? जब आप कोई चिट्ठी या कुरियर भेजते हैं तो वो पक्का करता है कि आपकी चिट्ठी सही पते पर सुरक्षित और तेजी से पहुंचे। उसी तरह स्विफ्ट आपके बैंक और एलॉन के बैंक के बीच एक सुरक्षित संदेश प्रणाली का काम करता है। जब आप पैसे भेजने का अनुरोध करते हैं तो आपका बैंक स्विफ्ट के जरिए एक मैसेज एलॉन के बैंक को भेजता है, जिसमें बताया जाता है पैसे भेजने वाले का नाम, पैसे प्राप्त करने वाले का नाम और खाता
विवरण और कितनी राशि भेजनी है। स्विफ्ट इस मैसेज को वेरीफाई करता है, यानी ये तय करता है कि जानकारी सही है और दोनों बैंकों के बीच लेन देन का प्रोसेस आसानी से हो जाए। यहां गौर करने वाली बात है कि वो खुद पैसे नहीं भेजता, सिर्फ संदेश और जानकारी का आदान प्रदान करता है। 2024 का ब्रिक्स का जो सालाना सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था, इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने डॉलर की जगह एक नई करेंसी की बात भी कही थी। यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध आरोपित किए थे। इसके बाद भारत ने रूस के साथ इंटरनेशनल ट्रेड अपनी करेंसीज में करने का समझौता किया था, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि भारत अपने व्यापारिक हितों के लिए काम कर रहा है। भारत की आर्थिक नीति में कहीं भी यूएसए डॉलर को अवॉइड करने की नीति शामिल नहीं है। 2 दिसंबर को असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। असम को भारत में 2 दिसंबर 1950 को राज्य के तौर पर मान्यता दी गई थी। असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ये उत्तर पूर्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य में भारत के 6 भू आकृतिक विभाजनों में से 3 मौजूद हैं। नॉर्दर्न हिमालय के तौर पर ईस्टर्न हिल्स, उत्तरी मैदान के तौर पर ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्कन पठार के तौर पर कार्बी एंगलोंग मौजूद है। असम अपनी सीमा भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय से साझा करता है। असम कई कारणों से प्रसिद्ध है, जैसे असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। 2024 में असम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। असम के 700 साल पुराने मोईदाम्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या अब 43 हो गई और ये पहली सांस्कृतिक साइट है जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की लिस्ट में दर्ज की गई है। मोईदाम्स अहोम राजघराने के कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर अहोम शासकों को दफनाया जाता था। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोज के लिए प्रसिद्ध है। किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर मार्च करने का फैसला किया है और ये मार्च 2 दिसंबर को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से शुरू हुआ और दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। देखिए, किसानों का विरोध प्रदर्शन उनके पिछले प्रदर्शन और मांगों से ही जुड़ा हुआ है। किसानों की मांगे इस तरह हैं। एक तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। ये एक लंबे समय से चली आ रही मांग है कि एमएसपी को एक कानून बनाकर विधिक तौर पर लागू किया जाए। एमएसपी क्या है? एमएसपी वो न्यूनतम मूल्य है जो सरकार तय करती है ताकि किसानों को फसल के नुकसान से बचाया जा सके। दूसरी मांग है कर्ज माफी। किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की जा रही है जिससे उनके आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा बुजुर्ग किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करने की भी मांग की जा रही है। साथ ही 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो भी केसेस दर्ज हुए थे उन केसेस को हटाने की भी मांग है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और उनके परिवारों को न्याय और मुआवजे की मांग है। किसानों को उनकी जमीन के उचित मुआवजे के लिए 2013 का कानून वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाए, ये भी मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार के साथ उनकी बातचीत बंद हो चुकी है। फरवरी 2023 में सरकार ने कुछ फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन तब किसानों ने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि वे स्थायी समाधान चाहते थे। इसके अलावा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान अपने हक और जमीन पर कंपनीज का नियंत्रण मानते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्रेन रोट। इसके लिए हिंदी शब्द है मानसिक सड़न। हाल के दिनों में जेन जी द्वारा यूज किए जा रहे वर्ड्स को इंटरनेशनल डिक्शनरी में खूब जगह मिल रही है। अब ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए, भले ही ये शब्द जेन जी के लिए जरिए अब जाकर पॉपुलर हुआ हो, लेकिन इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। इस शब्द का इस्तेमाल हेनरी डेविड थोरो ने अपनी बुक वार्डन में किया था। उनका कहना था कि समाज जब किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया की आलोचना करता है तो इससे समाज के मानसिक और बौद्धिक क्षमता में गिरावट आती है। आपने महसूस किया होगा कि हमारे आसपास और इतिहास के कई लोगों को सिर्फ इसलिए नकार दिया गया क्योंकि उनके विचारों को उनके आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे। हाल के दिनों में ये उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया या अन्य एंटरटेनमेंट सामग्री में
समय बिताने के कारण मानसिक क्षमता, ध्यान और सोचने की शक्ति में कमी महसूस करता है। इसे आमतौर पर डिजिटल या मानसिक थकान के रूप में भी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद लो क्वालिटी कंटेंट को लंबे समय तक देखने से ब्रेन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। यह जिला उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना या फिर बांदीपुर? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? अजय बांगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, डेल्मा रोसेफ या फिर मसातो कांडा? सही जवाब है विकल्प डी यानी मसातो कांडा। अगला प्रश्न था, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत सिंगापुर, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत थाईलैंड? सही जवाब है भारत सिंगापुर यानी विकल्प बी। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये एमओयू मिशन स्पंदन के तहत किया गया है। इस पहल का आइडिया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। इस मिशन में जागरूकता, सामूहिक एक्शन और आध्यात्मिकता के जरिए ड्रग अब्यूज से निपटने का प्रयास किया जाएगा। मिशन स्पंदन का मकसद एक ड्रग फ्री भारत बनाना है। मिशन में एनसीबी के साथ इस्कॉन यानी द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और श्री रामचंद्र मिशन जैसी संस्थाएं शामिल हुई हैं। मिशन में एनसीबी के जरिए टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। वहीं ये आध्यात्मिक संस्थाएं ग्राउंड पर काम करके जागरूकता फैलाएंगी। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत आता है। यह संस्था नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए काम करने वाली शीर्ष कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। यह अपने जोनल ऑफिसेज के जरिए एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर भी काम करती है। भारत में संविधान के नीति निदेशक तत्व ड्रग्स पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, लेकिन इनको मेडिसिनल यूज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक पैनल का भी गठन किया गया है। इसमें आरबीआई, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और अकादमिक क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 है। सरकार इसे बदलकर 2022-23 करने का प्लान कर रही है। बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। जब सरकारें बेस ईयर को समय समय पर अपडेट नहीं करती तो जीडीपी का डेटा महंगाई के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाता। बेस ईयर जीडीपी की कैलकुलेशन में बेंचमार्क की तरह काम करता है। आइडियली बेस ईयर को हर 5 साल पर एडजस्ट किया जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि ये बेस ईयर का फंडा जीडीपी की गणना में कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 2011-12 में देश में कुल 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। उस दौरान उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, तो ऐसे में कुल जीडीपी हो गई 300 रुपए। अब वर्तमान में इसी वस्तु का उत्पादन कम होकर 2 वस्तुओं पर आ गया, लेकिन एक वस्तु की कीमत बढ़कर हो गई 150 रुपए, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 300 रुपए। इन आंकड़ों से लगेगा कि जीडीपी में न इजाफा हुआ है और न गिरावट, लेकिन यहीं पर बेस ईयर काम आता है। जब हम 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर वर्तमान जीडीपी का आकलन करेंगे तो कुल जीडीपी होगी 200 रुपए, क्योंकि 2011-12 में इसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। अब साफ है कि जीडीपी में गिरावट हुई है। आपको बता दें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर प्रोड्यूस किए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। जीडीपी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होता है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार और ग्रोथ रेट का अंदाजा मिलता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी लगभग 3.94 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और जीडीपी रैंकिंग के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
2-3 दिसंबर को 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसी घटना घटी जो वैश्विक स्तर पर बड़ी रासायनिक आपदाओं के तौर पर आज तक दर्ज है। दरअसल 1960 के आसपास यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में एक कीटनाशक बनाने का प्लांट स्थापित किया था। कार्बारिल नाम का ये कीटनाशी MIC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड और 1-नेप्थॉल के रिएक्शन से तैयार किया जाता था। मेथिल आइसोसाइनाइड एक बहुत जहरीला कंपाउंड है। ये उच्च तापमान पर पानी के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के प्लांट में जिस टैंक में MIC स्टोर थी उसमें पानी भर गया और ये गैस वेपराइज होकर आसपास के एरियाज में फैल गई। दावा है कि इस गैस से अन्य गैसों की तरह किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, इसलिए बहुत जल्द पता भी नहीं चला। ये गैस आंखों को इरिटेट करती है, लेकिन जिस वक्त गैस हवा में फैली ज्यादातर लोग सो रहे थे और ये घटना दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक बन गई। इस घटना पर कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बारे में जो बातें बताई वो एक बेहद डरावना अनुभव था। यूनियन कार्बाइड ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया कि उस दिन प्लांट से कौन कौन सी गैसें लीक हुई थीं। इस वजह से हेल्थ वर्कर्स को घटना से प्रभावित लोगों को डील करने में भी बहुत मुश्किल हुई। इस घटना को 2024 में 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट के पास कई 100 टन कचरा जमा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कई याचिकाएं दायर की हैं। NGT और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मसले पर कई आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार इस जहरीले कचरे के केवल एक हिस्से का ही निपटान कर सकी है। आज भी उस एरिया की मिट्टी में कई टन भारी धातुओं का कचरा मौजूद है जो उस एरिया के पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर रहा है। क्रोमियम, तांबा, सीसा, पारा और निकेल को भारी धातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनका घनत्व पानी से कम 5 गुना होता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को लेकर लोकसभा में एक जवाब दिया है। इसके मुताबिक मनरेगा जॉब कार्ड के डिलीट होने में केंद्र का कोई रोल नहीं है। जॉब कार्ड को डिलीट करने का काम कुछ कारकों के आधार पर राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इन कारकों में फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड, यदि लाभार्थी एक पंचायत से दूसरे पंचायत में चला गया हो, या लाभार्थी की मृत्यु हो गई हो, या लाभार्थी अब मनरेगा के तहत काम नहीं करना चाहता, या क्षेत्र को शहरी के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया हो। इन सारे फैक्टर्स के आधार पर राज्य सरकारें मनरेगा के जॉब कार्ड्स को डिलीट कर देती हैं। सरकार ने साफ किया है कि मनरेगा मजदूरी के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य बनाने और जॉब कार्ड हटाए जाने के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा को आधार से जोड़ने का काम केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। दरअसल 30 जनवरी 2023 को सरकार ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश पारित किया था। इसमें हर मनरेगा मजदूर के लिए 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर उनके फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन्हें मनरेगा वेतन देने के लिए किया जाता है। सरकार पर आरोप है कि इस आधार सीडिंग के चलते मनरेगा जॉब कार्ड्स डिलीट हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया करना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था और ये एक्ट लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है स्वेज नहर। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जुड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराती है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। यह भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद। इस नहर में झील भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? दूसरा प्रश्न है, मिशन स्पंदन को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है?
नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, देश में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा के लिए या फिर महिला सुरक्षा के लिए। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। यह जिला उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? सही जवाब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना या फिर बांदीपुर? सही जवाब है बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे का आयोजन किया जाता है और हर साल यह दिन बिग कैट की इस प्रजाति की विशिष्टता और इसके संरक्षण के प्रयासों के लिए एक रिमाइंडर लेकर आता है। आंकड़े बताते हैं कि जंगल में केवल 75-100 चीते बचे हुए हैं। ये सभी बिग कैट स्पीशीज में सबसे ज्यादा संकट में हैं। चीतों की कम होती संख्या के लिए 3 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इनमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस और इलीगल ट्रेड शामिल हैं। इसके अलावा कम होती प्रजनन दर भी इनकी कम होती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। हमारे इकोसिस्टम में चीता एक खास स्थान रखता है। चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ सकता है। ये स्पीड हाईवे पर दौड़ती कार की स्पीड के बराबर है। चीते की इस स्पीड में इनकी पूंछ का बड़ा रोल होता है। ये पूंछ का इस्तेमाल दौड़ते वक्त बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। चीते शेर की तरह रोर यानी दहाड़ते नहीं हैं। इसका प्रजनन काल तकरीबन 93 दिनों का होता है। चीतों में मादा बड़े होने पर अपने समूह को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन के लिए अलग समूह का निर्माण करती है, लेकिन नर चीते अपने समूह में ही रहकर कोलिएशन बनाते हैं। चीते इकोसिस्टम में प्रेडेटर की भूमिका में हैं। ये शिकार के जरिए घास के मैदानों को ओवरग्रेजिंग से बचाते हैं। साथ ही जिन जीवों का शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को हेल्दी बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। दरअसल ये कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करते हैं तो बीमारियों से बाकी के जानवर सेफ रहते हैं। देखिए, भारत में 1952 में ही चीते एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। देश के अंतिम चीते की मौत अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के साल वनों में हुई थी। भारत में चीतों के रीइंट्रोडक्शन के प्रयास किए जाते रहे हैं। फिर सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। इस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चीते जंगल में नहीं घूम रहे। इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा जा रहा है। शुरुआत में कुछ चीतों की मौत भी हुई, जिसने इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी खड़े किए। गांधी सागर सैंक्चुअरी को चीतों के दूसरे घर के तौर पर चुना गया है। ये सैंक्चुअरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में फैली हुई है। वहीं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसका नाम कूनो नदी के नाम पर पड़ा है और ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2012 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित पर विचार करें। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़ने वाली गिलहरी, हिमतेंदुआ उपर्युक्त में से कौन से जीव भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने ही देश के एक कानून को लेकर संदेह जाहिर किया है। दरअसल ईरान में हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को कठोर दंड देने वाला एक कानून लाया गया है। ईरान की संसद ने इस कानून को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि वे कानून पर साइन करेंगे या नहीं। मसूद पेजेश्कियान जुलाई में ही ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। मसूद पेजेश्कियान ईरान की राजनीति में सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट नेता माने जाते हैं और उन्होंने अपने कैंपेन में मोरल पुलिसिंग को हटाने का भी दावा किया था। रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ये 2 शब्द ईरान की राजनीति में बड़ी भूमिका रखते हैं। कंजर्वेटिव को पश्चिमी मीडिया हार्डलाइनर कहती है। इन दोनों शब्दों में विचारधारा का अंतर है। रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के नेता पश्चिम के देशों को ईरान का दुश्मन नहीं मानते, जैसे कि मसूद पेजेश्कियान ईरान की मोरल पुलिस द्वारा महिलाओं के कपड़ों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई को अनैतिक मानते हैं। देखिए, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपने बाल ढकना अनिवार्य किया गया है। तब से ईरान में महिलाएं पब्लिक प्लेस पर हिजाब से अपना सिर ढकती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जब से महसा अमीनी का मामला हुआ है, तब से हिजाब न पहने जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं।
इन मामलों पर रोक लगाने के मकसद से ही नया कानून लाया गया है। 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की मौत ईरान में पुलिस हिरासत में हो गई थी। महसा अमीनी का कसूर था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसी के चलते धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हिरासत में हुई मारपीट के चलते वे कोमा में चली गईं और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में ईरान की महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया। वे अपने हिजाब जलाकर और बाल काटकर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये मौत हार्ट फेलियर के चलते हुई थी। ईरान की संसद द्वारा पारित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों या सोशल मीडिया पर अनुचित तरीके से हिजाब पहनने या इसे न पहनने वाली महिलाओं पर 20 महीने के औसत वेतन के बराबर जुर्माना लगाया जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों को 10 दिनों के भीतर हर्जाना भरना होगा, वरना पब्लिक सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। हेल्थ सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारत ने पहली स्वदेशी तौर पर विकसित एंटीबायोटिक दवा तैयार की है। नाम दिया है नेफेथ्रोमाइसिन। इसे वॉकहार्ट कंपनी ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC के सहयोग से विकसित किया है। नेफेथ्रोमाइसिन का उपयोग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया CABP के इलाज के लिए किया जाएगा। CABP आमतौर पर वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर तथा डायबिटीज से पीड़ित लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनके इलाज के लिए नेफेथ्रोमाइसिन का यूज किया जाएगा। नेफेथ्रोमाइसिन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR की समस्या का समाधान करने में भी मदद करेगी। यह एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना अधिक प्रभावी है और इस दवा को AMR यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भारत की लड़ाई में एक अहम नवाचार माना जा रहा है। नेफेथ्रोमाइसिन कई ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस के खिलाफ प्रभावी है। इस दवा को CDSCO की तरफ से निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन मार्केट में आने से पहले इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फाइनल अप्रूवल की जरूरत होगी। यह दवा मेकनॉफ ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध होगी। AMR की चुनौती का सामना केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। AMR से मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। AMR के बढ़ने की वजह क्या है? वजह है बेहिसाब एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का प्रयोग, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं का प्रयोग होना। जानकार AMR को रोकने का एक ही तरीका बताते हैं, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को जरूरत पड़ने पर ही और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लिया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार ने 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस NAP-AMR लॉन्च किया था। 2013 से ICMR का AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इस दिशा में काम कर रहा है। दुनिया प्लास्टिक को लेकर कितनी भी चिंता जाहिर कर ले, लेकिन वाकई में जब इन चिंताओं को हकीकत में बदलकर कुछ प्रोडक्टिव करने की बात आती है तो दुनिया के देशों के बीच सहमति ही नहीं बन पाती। पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के बुसान में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर एक वार्ता चल रही थी। मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली ने 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लागू करने की बात कही थी। तब से 5वीं और आखिरी वार्ता थी। हालांकि 2024 तक ट्रीटी फाइनल नहीं हो सकी है, लेकिन इसके लिए अगले साल भी वार्ता की जाएगी। इस वार्ता के असफल होने की कई वजहें हैं। एक तो प्लास्टिक उत्पादन के लिए जरूरी रसायनों के प्रोडक्शन पर रोक को लेकर सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंधों को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। इस वार्ता में भारत ने भी कुछ जरूरी मुद्दों को हाईलाइट किया। जैसे भारत का कहना है कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा तकनीक मुहैया कराई जानी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि संधि के प्रावधान साफ तौर पर स्पष्ट किए जाने चाहिए, जिससे वर्तमान में जो संधियां प्रभावी हैं वो ओवरलैप ना हो। इसके अलावा भारत का कहना है कि प्राइमरी पॉलीमर का उत्पादन सीधे प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा नहीं है, इसलिए प्राइमरी पॉलीमर उत्पादन को लेकर कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके बजाय प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत ने साफ किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और विकासशील देशों के सतत विकास की रक्षा के बीच संतुलन बनाने की भी जरूरत है। देश को 57वें टाइगर रिजर्व के तौर पर रातापानी टाइगर रिजर्व अब मिल गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में फैला ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है। NTCA ने इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी 2008 में ही दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने में देरी थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नजदीक माइनिंग के चलते इसे टाइगर रिजर्व बनने से रोका जा रहा था,
लेकिन अब इसे देश के 57वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी देकर इन सभी दावों को शांत कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व्स की संख्या 8 हो गई है। ध्यान रहे कि एमपी के पास भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाले राज्य का दर्जा लंबे वक्त से है। हालांकि एनटीसीए द्वारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क को एमपी के नवे टाइगर रिजर्व के तौर पर भी मंजूरी दी जा चुकी है, पर अब राज्य सरकार की तरफ से उसकी अधिसूचना आना बाकी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के मुताबिक राज्य सरकार ही एनटीसीए की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है महाकुंभ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। महाकुंभ की तिथियां खगोलीय गणनाओं पर आधारित हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति खास स्थिति में होते हैं। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच छीना झपटी हुई, जिससे अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं। इन 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। मान्यता है कि ये लड़ाई 12 दिनों तक चली थी। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए ये आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना गया था। यह पर्व न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करता है, बल्कि विदेशियों के लिए भी भारतीय आध्यात्मिकता और विविधता का केंद्र है। कुंभ को 2017 में भारत की तरफ से यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। पहला सवाल, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर ग्रीस? और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत की तरफ से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह नहीं दी गई है? गरबा, कुंभ, योग या फिर लावणी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है बिहार, यानी विकल्प ए। और अगला प्रश्न था, मिशन स्पंदन को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, देश में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा या फिर महिला सुरक्षा? सही जवाब है विकल्प ए, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। असम सरकार ने बीफ यानी गौमांस के सार्वजनिक तौर पर कंजम्पशन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। असम सरकार के मुताबिक असम में तत्काल प्रभाव से होटल्स, रेस्टोरेंट, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। ये प्रावधान असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021 में जोड़ा जाएगा, जिससे इस एक्ट को भी मजबूती मिल सके। अभी तक इस एक्ट के जरिए उन क्षेत्रों में जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं तथा उनके पूजा स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में पशु वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। देखिए, असम कोई पहला राज्य नहीं है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गाय और उसके गोवंश का वध प्रतिबंधित है। उनके मांस का सेवन भी काफी हद तक प्रतिबंधित है। इस संबंध में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करे, साथ ही गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू नस्ल के पशुओं को प्रिजर्व करे और पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए उनके वध पर प्रतिबंध लगाए। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद हेल्दी सॉइल के महत्व से लोगों को रूबरू कराना है, साथ ही मृदा संसाधनों के सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य मकसद लोगों को इस बारे में जागरूक करना है कि मिट्टी के निम्नीकरण से ओवरऑल पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस साल की थीम केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज रखी गई है। मिट्टी या मृदा हमारी पृथ्वी की सतह पर फैली एक पतली लेयर होती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के अवशेषों से बनी होती है। इसलिए मिट्टी कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस एरिया में लैंडफॉर्म्स कैसे हैं। जब मिट्टी में सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स पाए जाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ होती है।
मिट्टी पौधों को पोषण देने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भंडार होती है। ये पोषक तत्व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी फसलों को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं इनकी जरूरत फसलों को कम मात्रा में होती है, लेकिन ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें लोहा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और मोलिब्डेनम शामिल है। देखिए, पृथ्वी पर मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कि कभी इसके संरक्षण को लेकर चिंता नहीं होती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। मिट्टी के बनने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से एक है पेरेंट रॉक, यानी जिस क्षेत्र में जो रॉक पाई जाती है उससे ही डिसाइड होता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसके रासायनिक गुण क्या होंगे और खनिज क्या होंगे। दूसरा कारक है जलवायु, मतलब तापमान और वर्षा भी मिट्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और तीसरा कारक है रिलीफ, यानी उस क्षेत्र का उच्चावच, यानी स्लोप है या मैदानी इलाका है, इससे भी मिट्टी में अंतर आता है। चौथा कारक है फ्लोरा और फौना। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा उस क्षेत्र के फ्लोरा और फौना पर ही निर्भर करती है। एक पांचवा और अहम कारक है समय। मिट्टी की मोटाई समय पर निर्भर करती है। इन सभी फैक्टर्स के चलते ही भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी हमारी पूरी खाद्य व्यवस्था के लिए नींव का काम करती है। आमतौर पर खाने वाले सभी पौधे मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। मिट्टी जीवन देने वाले पौधों को पोषण मुहैया कराती है। मिट्टी कार्बन को संचित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी कारगर है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजना है। इसे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के द्वारा लागू किया जाता है। इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मुहैया कराना है। साथ ही मिट्टी में उर्वरकों की कितनी मात्रा की जरूरत है, ये सलाह भी दी जाती है। इसमें मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। इसका मकसद सतत कृषि को भी बढ़ावा देना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान नेपाल और चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सड़कें, रेलवे और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना है। BRI के तहत चीन को पूरी दुनिया से ट्रेड रूट के जरिए जोड़ा जा रहा है। इसके निर्माण के पीछे कई मकसद बताए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि चीन का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिंगापुर के तट से लगे मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी है। BRI के जरिए चीन अपने लिए सुरक्षित व्यापार मार्ग बनाने की तैयारी में है। नेपाल इस समझौते के जरिए अपनी बुनियादी सुविधाओं और व्यापार के अवसरों को सुधारना चाहता है। भले ही समझौता हो गया है, लेकिन इसमें अड़चनें आना अभी से शुरू हो गई हैं। नेपाल ने साफ किया है कि वह केवल ग्रांट यानी अनुदान को ही स्वीकार करेगा। ग्रांट को वापस नहीं लौटाना पड़ता। नेपाल ने कर्ज लेने से मना कर दिया है। चीन के ऐसे समझौतों से कई देश ऑलरेडी कर्ज के ट्रैप में फंसे हैं। श्रीलंका का आर्थिक संकट इसका हालिया उदाहरण है। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर लिया था। इसके बाद श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसता चला गया था। वहीं चीन ने फंडिंग के लिए निवेश शब्द का सुझाव दिया, जो कि व्यापार की दुनिया में कर्ज की तरह ही यूज होता है। वार्ता के बाद दोनों पक्ष सहायता और तकनीकी सहायता शब्द पर सहमत हुए हैं। हालांकि इस शब्द का मतलब भी पूरी तरह साफ नहीं किया गया है। इसे कर्ज के तौर पर भी लिया जा सकता है। नेपाल की कांग्रेस की चिंता है कि यदि फंडिंग की शर्तें साफ नहीं की गईं, तो देश अनजाने में कर्ज के जाल में फंस सकता है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपाल लौटने के बाद इसमें चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकेंगी। अभी समझौते के ओरिजिनल टेक्स्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह अपनी सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साझा करता है। इसके अलावा नेपाल तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ के 81% जनसंख्या हिंदू है, इसलिए नेपाल के राजनेता इसे हिंदू राज्य घोषित करने की मांग भी करते रहे हैं। हालांकि नेपाल का संविधान इसे सेकुलर स्टेट घोषित करता है।
भारत सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन के तहत वस्त्र मंत्रालय ने 2 नए स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार ने 2 स्टार्टअप्स में से हर एक को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप्स को ये ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी ग्रेट योजना के तहत दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और मेडिकल टेक्सटाइल्स के विकास पर काम करेंगे। इसके अलावा 6 शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें IIT भी शामिल हैं, को टेक्निकल टेक्सटाइल्स से जुड़े कोर्सेज शुरू करने के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। यह पहल इस क्षेत्र में स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इससे भारत में इस उभरते क्षेत्र का व्यापक विकास हो सकेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स खास प्रकार के कपड़े होते हैं। इनका उपयोग सजावटी या फिर डेली वेयर क्लॉथ के रूप में नहीं होता, बल्कि इन्हें किसी खास पर्पस के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, निर्माण, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण में। ये कपड़े पर्यावरण के अनुकूल, जैसे जैव अपघटनीय या फिर दोबारा उपयोग करने योग्य होते हैं। इनका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले सर्जिकल गाउन, मास्क और ड्रेसिंग सामग्री जैसे मेडिकल टेक्सटाइल्स में भी किया जाता है। वहीं जियो टेक्सटाइल्स सड़कों को मजबूत बनाने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें स्लीपिंग टेंट्स, फिशिंग नेट, साउंड एब्जॉर्बिंग फैब्रिक, एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक, कूलिंग टेक्सटाइल, हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक आदि शामिल होते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है बूट स्ट्रैपिंग या फिर बूट स्ट्रैप। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने शू के स्ट्रैप या फीतों से खुद को ऊपर खींचना। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति स्वयं में पर्याप्त होता है। आपने इस शब्द का प्रयोग स्टार्टअप्स की दुनिया में ज्यादा सुना होगा। जब कोई फाउंडर अपने ही पैसों से अपनी कंपनी की स्थापना और उसे ऑपरेट करता है तो इसे बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में ओनर के पास फाइनेंस का स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन अपनी कंपनी पर कंट्रोल ज्यादा बना रहता है। अदरवाइज ओनर को कंपनी से जुड़े निर्णय इन्वेस्टर के हिसाब से लेने होते हैं। अमेजॉन और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज की शुरुआत बूट स्ट्रैपिंग के जरिए ही की गई थी। खबरों में रही नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने में, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में, वायु प्रदूषण को दूर करने में या फिर कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल दुनिया का संवैधानिक तौर पर घोषित इकलौता हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अपनी सीमा केवल भारत से साझा करता है। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर ग्रीस? सही जवाब है नामीबिया, ऑप्शन सी। और दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे भारत की तरफ से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह नहीं दी गई है? गरबा, कुंभ, योग या फिर लावणी? सही जवाब है विकल्प डी यानी लावणी। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इस बारे में वैज्ञानिक लंबे वक्त से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में जारी एक अध्ययन में आर्कटिक की आइस को लेकर किए गए दावे बहुत चिंताजनक हैं। दरअसल नेचर कम्युनिकेशंस में एक अलार्मिंग स्टडी छपी है। इसके मुताबिक आर्कटिक का पहला आइस फ्री डे 2027 में ही देखने को मिल सकता है। आर्कटिक सी की बर्फ हर दशक में 12% ज्यादा तेज स्पीड से पिघल रही है। इससे जाहिर है दुनिया बहुत जल्द आर्कटिक को आइस फ्री होते देखेगी। हालिया स्टडी में यह साल 2027 बताया गया है। गौरतलब है कि आर्कटिक में क्लाइमेट हीटिंग पृथ्वी के अन्य हिस्सों के मुकाबले ज्यादा महसूस की जा रही है। आर्कटिक सी आइस क्लाइमेटिक सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह महासागरों द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही सनलाइट के अमाउंट में भी कमी करती है। अगर ये आइस शीट मेल्ट होती है तो पृथ्वी के ऊष्मन में तेजी आएगी। देखिए, सी आइस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जिसे एल्बिडो प्रोसेस कहते हैं। जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये प्रोसेस रिवर्स होगी। मतलब अभी जो आर्कटिक रेफ्रिजरेटर के रोल में था वो अब रेडिएटर बन जाएगा। इससे ग्रीनलैंड की आइस शीट में तेजी से पिघलने का प्रोसेस होगा, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते बर्फ तेजी से पिघल रही है, इसलिए सैटेलाइट के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। सी आइस महासागरों और हवा के तापमान को रेगुलेट करने में भी
अहम भूमिका निभाती है। ये समुद्री धाराओं के लिए भी अहम है। ये समुद्री धाराएं दुनिया भर में पोषक तत्व और ऊष्मा के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर किसी भी तरह से एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जा सके तो सी आइस को बचाया जा सकता है। साल 1901 का दिन था। एक बच्चा अपने भाई के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल का वो बच्चा और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। इस घटना ने उस बच्चे को एहसास दिलाया कि वो इस देश में अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ है। ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर अंबेडकर भारत में अछूत मानी जाने वाली जातियों के सबसे बड़े पैरोकार बने। आज यानी 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। BR अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां महार जाति में हुआ था। वो एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। डॉक्टर BR अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा वे दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया था। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल है। इसके अलावा वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। इस किताब के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत में अनटचेबिलिटी और जातिगत भेदभाव काम कैसे करता है। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस हिंदू कोड बिल ने भारत में महिलाओं को कई अधिकार दिलाए। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 2024 की शुरुआत में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह प्रतिमा अंबेडकर की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथ ही यह प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची गैर धार्मिक संरचना है। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े और भारत में स्थित कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें तो अंबेडकर दीक्षा भूमि नागपुर में है, चैत्य भूमि मुंबई में है और प्रेरणा स्थल यूपी के नोएडा में स्थित है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो गगनयान मिशन के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। हाल ही में इसरो ने ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ एक TIP यानी टेक्निकल इंप्लीमेंटिंग प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसरो को ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट मुहैया कराएगी, जिससे गगनयान मिशन में डेटा फ्लो की निरंतरता आएगी। साथ ही ऑर्बिटल ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसरो और ESA एक दूसरे के मिशन में लंबे वक्त से सहयोग कर रहे हैं। हालिया TIP समझौते इस दिशा में एक अगला कदम है। देखिए, गगनयान मिशन भारत का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें एक 3 सदस्यीय क्रू को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में भेजा जाएगा और फिर उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाए जाने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ये सेफ लैंडिंग भारतीय समुद्री जल में ही कराई जाएगी। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। गगनयान मिशन का सबसे अहम लक्ष्य है मानवीय सुरक्षा। इसके लिए इसरो ने कई तकनीक विकसित की हैं। साथ ही कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज के साथ समझौता भी किया है।
ईएसए के साथ इसी कड़ी में समझौता किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक 100 दिनों का टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। इसमें टीबी के मामलों की पहचान, डायग्नोज में होने वाली देरी में कमी और ट्रीटमेंट आउटकम्स में सुधार किया जाएगा। इस कैंपेन की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा की जाएगी। ये कैंपेन देश के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। साथ ही इसका मकसद टीबी के मामलों और इलाज में फैली असमानता को भी दूर करना है। इस कैंपेन को निक्षय पोषण योजना और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ भी अलाइन किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीबी के लिए एक निक्षय पोषण योजना चलाता है। पोषण टीबी के इलाज में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें टीबी के रोगियों को अपनी पोषण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, जिसे अक्टूबर 2024 में 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। टीबी दुनिया के टॉप 10 मौत के कारणों में शामिल है। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टीबी का इलाज संभव है, इसे रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी टीबी दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान में दुनिया के आधे से ज्यादा मामले हैं। SDG 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक भारत में 21,69,000 मामले टीबी के दर्ज किए गए। साथ ही भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी भी दर्ज की गई है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत सरकार एंड टीबी बाई 2025 का लक्ष्य तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ा नॉर्मलाइजेशन का मामला अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतर गए। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, जब परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो इसे 2 या ज्यादा शिफ्टों में आयोजित किया जाता है। हर पाली के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। ये कई सेट में होता है। अगर पहली शिफ्ट में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर कम आए या अटेम्प्ट भी कम रहा तो ऐसे पेपर को टफ पेपर माना जाता है। इसमें कैंडिडेट्स का औसत नंबर कम हो जाता है। इसी तरह दूसरी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर ज्यादा आए या अटेम्प्ट ज्यादा रहा तो ऐसे पेपर को आसान पेपर माना जाता है। जब ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है तो यह कैंडिडेट्स के औसत अंकों के आधार पर होता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर लौटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां आगामी 13 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन परीक्षा का आयोजन होना है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो फिर किस नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है? दरअसल कुछ महीने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलावों के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिले के हिसाब से बदलाव भी संभव है और आखिर में परीक्षा का नतीजा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। और तभी से नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा था, जो एडमिट कार्ड आने के बाद और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कुछ मीडिया एजेंसी के हवाले से कहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा। इसे लेकर केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट जरूर हैं, मगर इस्तेमाल किसी एक सेट का ही किया जाएगा। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सेकुलर स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। सेकुलर स्टेट का मतलब जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि सेकुलर होने का मतलब एंटी रिलीजियस होना नहीं होता, बल्कि सेकुलर का मतलब रिलीजन से न्यूट्रल होना होता है, यानी हर धर्म के प्रति तटस्थ होना। सेकुलर स्टेट वो देश है जहां राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है और देश धार्मिक विश्वासों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। सेकुलर स्टेट में सरकार धर्म और उसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक कि ऐसी गतिविधियां कानून के दायरे में की जाती हैं। कानून का उल्लंघन होने पर राज्य द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। सेकुलर स्टेट की नीतियां और कानून धर्म से इंस्पायर नहीं होते। कई बार देश अपनी स्थापना के समय ही खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देते हैं। कई बार देश बाद में खुद को सेकुलर घोषित करते हैं, जैसे कि फ्रांस ने किया है। पहला सवाल है, वेटिंग फॉर अ वीजा किताब निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू?
अगला प्रश्न है, हाइपर लूप तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? परिवहन, प्रदूषण, अंतरिक्ष या फिर संचार? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही नैनो बबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने में, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में, वायु प्रदूषण को दूर करने में या फिर कृत्रिम वर्षा के लिए। और सही जवाब है पानी को प्यूरिफाई करने में, यानी ऑप्शन ए। और अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल दुनिया का संवैधानिक तौर पर घोषित इकलौता हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अपनी सीमा केवल भारत से साझा करता है। गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों कथन गलत है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है। नमस्कार।